Hello students, good morning to all of you and also your lovely and happy family. Dear students, once time again, I am in front all of you for teach the next part. Dear students, I would like to tell you that in the previous class, I was teaching you about poem. It means that is literature part of Rainbow 100 marks. Dear students, if I would like to describe something previous class, so first I told you about the first poem that name was Sweetest Love I Do Not Give, which has been written by W.H. Auden. And next poem, Song of Myself, which has been written by Walt Whitman, who belongs to America. John Donne belongs to England. And now I am going to start the third poem that name is Now the Leaves Are Falling Fast, which has been written by W.H. Auden. So dear students, next poem, lesson number 3, this is the first day. It means मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि हम लोग लिटरेचर सेशन को पढ़ रहे हैं और लिटरेचर हमने स्टार्ट कर दिया है। हमने पहला पोयम पढ़ाया आपको जिसका नाम था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गिव, जो जॉन डोने साहब के द्वारा लिखा गया है। दूसरा हमने पोयम पढ़ाया नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो वाल्ट व्हिटमैन साहब के द्वारा लिखा गया है। और तीसरा पोयम हम पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ओके, तो थोड़ा सा आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि एग्जाम में सिर्फ ये नहीं पूछेगा कि कविता का सारांश या कविता कहां से क्या कह रहा है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के थ्रू वो कहीं से उठा सकता है और ऑब्जेक्टिव में अधिकतर चांसेस अबाउट पोएट कवि के ही बारे में होता है। इसलिए हमने बोला है कि आपको जो भी पढ़ाएंगे होल और डिटेल्स पढ़ाएंगे, इसलिए हम once time again going to start. ओके, ये फर्स्ट डे समझिए, अक्सर 2 दिन लगता है क्योंकि ये दिन 90% पोएम का इंट्रोडक्शन देते हैं और एक दिन पोएम को फिनिश करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, उससे पर थोड़ा सा मैं आपको सलाह देना चाहेंगे कि जितने भी लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे होंगे कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय A.K. सिंह। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। पहला बात, चैप्टर का नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अर्थात कवि इसमें बहुत ही अजीब तरीका से मानव की मनोदशा को वर्णन किए। आज की स्थिति को ऐसे वर्णन किया, पहला बात हमें बोले ये पूरी तरह से नेगेटिव पोयम, मतलब कि कवि ने मानव की वास्तविकता को डाल दिया है कि आज मानव कैसे तेजी से मृत्यु के मुख में जा रहा है। अर्थात जितना तेजी से नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, आज पत्ते बहुत ही तेजी से गिर रहे हैं। हम बोल सकते हैं कि मेटाफिजिकल पोयम, अर्थात इसमें कंपेयर तुलना किया गया है। तुलना किससे किया गया है? तो एक मानव की लाइफ को पत्ते की लाइफ से तुलना किया गया है। इसमें कवि यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जितना तेजी से आज मानव मृत्यु के मुख में जा रहा है, ठीक उतना ही तेजी से वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं। ओके, तो यही बात कवि साहब समझा रहे हैं। कवि का नाम है W.H. Auden, जिनका पूरा नाम है विंस्टन हग ऑडेन। ओके, इनका जन्म हुआ था 1907 में, मृत्यु हुआ था 1975। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको बॉर्न और डेथ को अगर याद करने में प्रॉब्लम हो तो कोई उसके थ्रू फ्यू याद कर लीजिए जो आपको याद हो। जैसे जो लोग हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उनको पता होगा औरंगजेब की मृत्यु हुआ था शायद 1906 या उसकी एक आखिरी रात, ऐसा जो कुछ भी है तो उसके थ्रू आप याद कर सकते हैं कि ऐसा मैटर है, इनका जन्म हुआ। मतलब आप कोई फ्यू से याद कर लीजिएगा तो वो चीज आपको कभी नहीं भूलेगा, या फिर उसके हिस्ट्री बैकग्राउंड में चले जाइए।
जैसे अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, बहुत सारा सन डेट्स याद नहीं होता है, तो उसके लिए आपको डिटेल्स में जाना पड़ेगा कि कैसे उनका मृत्यु हुआ। तो मृत्यु से पहले की पूरी गाथा को आप पढ़ लीजिए किसी भी तरह से, कि उससे पूरी दोस्ती किससे किए, किस वजह से वहां पर गए, क्यों उनको मारा गया, उसके पीछे वजह क्या था, किसने मारा, मारने से उसको फायदा क्या हुआ। मतलब ये सारी चीज पढ़ लीजिएगा तो उसका एक एक डेट, एक एक सन आपको सब कुछ दिमाग में कहानी की तरह बैठ जाएगा। यह सबसे आसान और सही तरीका होता है किसी का डेट याद करने के लिए। ठीक, तो एक बार बताया गया आपको, इनका जन्म हुआ था 1907 में और मृत्यु हुआ था 1973। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ही ओन द पुलित्जर प्राइज, अक्सर साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो कवि साहब जी थे, ही मीन्स यहाँ पर किसके लिए आया, यहाँ पर देखिए जितने भी ही वर्ड है वो आया है पोएट के लिए, हम बोल सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक, ही पुल्लिंग को दिखाता है, स्त्रीलिंग को दिखाता है सी। तो ही ओन, वो जीते थे, क्या जीते थे, तो पुलित्जर प्राइज इन 1948 में 47 में देश आजाद हुआ था। कहने का मतलब यह है कि 1948 में पुलित्जर प्राइज जीते थे। आखिर किस चीज के लिए, हम बोले कि ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो फॉर कलेक्शन उन्होंने एक संग्रह तैयार किया, द एज ऑफ एंजाइटी। एक किताब का नाम था द एज ऑफ एंजाइटी, उसमें बहुत सारे कविताओं का संग्रह किया। उस बुक के लिए बहुत ही पॉपुलर किताब होगा, जाहिर सी बात है। एक ऐसा किताब लिखा होगा जिसको बहुत सारे लोग क्रेजी की तरफ पढ़ रहे होंगे, इसलिए उस किताब को देखते हुए इनको पुलित्जर प्राइज दिया गया। तो बोलिए फर्स्ट वन, यू अंडरस्टैंड, समझ में आ गया, नाइस। अर्थात सबसे पहली बात, जो कवि साहब जी थे वो पुलित्जर पुरस्कार को जीते थे। वो कब जीते थे, 1948 में जीते थे। किस लिए जीते थे, तो द एज ऑफ एंजाइटी नामक संग्रह की एक किताब। ओके, नेक्स्ट, ही वॉज ए वर्सेटाइल इंटेलेक्चुअली और विगरस पोएट। ये देखिए ट्रायो इसको, अर्थात इनके अंदर तीन क्वालिटी, एक्सटर्नली नहीं दिखेगा, ये बाहरी चीज नहीं है भाई। कुछ चीजें ऐसा होता है जो बाहरी होता है, कुछ चीज ऐसा होता है जो अंदर होता है। जैसे अगर हम शर्ट पहने हैं तो ये एक्सटर्नली पार्ट है, इसको कोई भी देख सकता है, लेकिन हम अंदर से हम कैसा क्या सोच रहे हैं ये बहुत कम लोग, क्या कोई नहीं इसको देख सकता, वो इंटरनली पार्ट। आप कितना सक्सेस होंगे लाइफ में, कितना क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, आपका इंटरनली माइंड इसको डेवलप करता है, एक्सटर्नली नहीं। तो इनका इंटरनली क्वालिटी बोलता है कि ही वाज ए वर्सेटाइल, एक विलक्षण प्रतिभा, मल्टी टैलेंट जिसको बोला जा सकता है, एक विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। एंड इंटेलेक्चुअली फिगरस पोएट, इंटेलेक्चुअली बौद्धिक भी थे, ज्ञान भी था उनके अंदर, और विगरस का जोश। देखिए भाई एक बात, जोश भी दो तरह का होता है। ठीक, एक जोश होता है क्षणिक, तुरंत ये दिस दैट, 2-3 मिनट के बाद शांत। एक जोश होता है परमानेंट, अस्थाई, उसका जोश स्थिर है, तो साल के बाद उसे मिलेगा तो उसी अंदाज में, उसी जोश में आपके साथ मिलेगा। तो यहाँ पर जो कवि साहब जी थे वाकई जोशीले कवि थे। ठीक, देखिए उनके बारे में क्या बोलेगा। फर्स्ट, वो वर्सेटाइल व्यक्ति थे, विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। ओके, सेकेंड, इंटेलेक्चुअली बौद्धिक कवि थे, और विगरस पोएट, एक जोश में कार्य करने वाले कवि थे। ओके, नेक्स्ट, पोएट्री टू हिम, यहाँ पर हिम है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। अगर यही यहां होता तो हम ही लिखते, लेकिन यहां पर है तो हिम, अर्थात पोएट्री टू हिम। पोएट्री टू हिम, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, उनके लिए कविता। फूड फॉर मी, मेरे लिए भोजन, या फूड टू मी, मेरे लिए भोजन। तो कहा जा रहा है कि पोएट्री टू हिम, उनके लिए भोजन, वाज आई सेड, उनके लिए पोएट्री कविता,
अर्थात जो उनके लिए कविता था वो आज सीरियस गेम, गंभीर खेल की तरह था। कहने का मतलब ये है कि जो कवि साहब थे वो कविता बहुत ही सीरियसली लेकर के लिखते थे, वो बहुत ही मन से दिल से एकाग्रचित। सीरियस का मतलब ये नहीं करेगा तुम सीरियस हो गए, बहुत कुछ ये वो दिखता है अब हमारे सामने से, ऐसा ये नहीं। सीरियस का मतलब किसी काम को बड़ी शिद्दत से करना, किसी काम को बहुत ही जोश जज्बा सब कुछ झोंक कर एकाग्रचित होकर के सब कुछ समर्पित होकर उसको करना, ये होता है। तो कवि साहब जी जो कवि हमारे हैं W.H. ऑडेन, उनकी जो कविताओं को लिखना था बहुत ही सीरियस था। उनकी किताबों को देख करके जो पुरस्कार दिया गया तो कोई सामान्य सी बात नहीं। ओके, तो थर्ड पॉइंट ये कहा कि जो कविताओं को लिखते थे वो तो सीरियसली तरीका से लिखा करते थे। नेक्स्ट वन, ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड। अब यहां पर थोड़ा सा हिस्ट्री एंट्री मार देता है। ही बिलोंग्स टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, बट ही लेफ्ट इंग्लैंड, लेकिन वो इंग्लैंड को छोड़ दिए एज अर्ली एज, अर्थात स्टार्टिंग में ही। इसके स्टार्टिंग में 1939 टू सेटल परमानेंटली, और अस्थायी रूप से, मतलब एक होता है परमानेंटली और एक होता है मोमेंटरी, कुछ क्षण के लिए। तो परमानेंटली अस्थायी रूप से कहा हो गए, अस्थायी रूप से सेटल हो गए। सेटल मतलब क्या, अपने पूरे परिवार के साथ जाकर वहां पर अपना स्थायी निवासी बन गए। कहां पर, तो इन यूनाइटेड स्टेट, जिसको हम बोल सकते हैं USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक, अर्थात वो अमेरिका में चले गए। ओके, तो यहां पर थोड़ा सा राज की बात क्या है आपको हम बता देते हैं। वो क्यों 39 में इंग्लैंड में रहे और फिर और स्टार्टिंग करने का मतलब क्या है। पहला बात ये भी हो सकता है कि 1939 के प्रारंभ में, यह आपको पता होना चाहिए कि हमारे हिस्ट्री में दो बहुत ही मेजर वार हुए हैं। फर्स्ट वार तो उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं था, लेकिन सेकेंड वार को देखकर लोगों का रूह कांप गया, और इतना बड़ा रूह कांपा कि वो थर्ड की कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं कि तृतीय युद्ध होगा कि नहीं होगा। होगा तो उसके बाद का नजारा क्या होगा, ये अजीबोगरीब इसका रिस्पॉन्स और रिजल्ट आता। अर्थात 14 से 18 फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसके बाद 39 से 45 सेकेंड वर्ल्ड वार था। ओके, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो ये उसी समय इंग्लैंड से हटकर जाकर के अमेरिका में शिफ्ट हो गए। यहां तक बोलिए, कोई डाउट। नेक्स्ट, ऑर्डर्स वर्क इज डिवाइडेड। जाहिर सी बात है, इसलिए इनकी जो लेखनी थी, अर्थात सिद्ध होता है कि वो 39 से पहले भी किताबों को लिखा करते थे, लेकिन कहाँ की रीति रिवाज के अनुसार, तो इंग्लैंड की। किस लैंग्वेज को फॉलो करते हुए, तो इंग्लैंड की। यही वजह रहा कि अब जो इनकी लेखनी थी दो पार्ट में बंट गई, टूट गई। अर्थात ऑडियंस वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस। जो W.H. ऑडेन थे, उनकी लेखनी दो फेज में बंट गई, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन फेज, एक ब्रिटेन और एक अमेरिका। अब आपको रिजल्ट पता चल चुका होगा। 39 से पहले वो ब्रिटेन, अमेरिका, इंग्लैंड को बोला जाता है, इंग्लैंड में रहते थे, इंग्लैंड के लैंग्वेज को फॉलो करते हुए अपना सब कुछ लिखते थे, इसलिए उनकी कुछ लेखनी इंग्लैंड की लैंग्वेज में बने। और जब वो अमेरिका में चले गए, अपने कार्य, अपने ऑक्यूपेशन, अपने व्यवसाय, अपने वर्क को नहीं छोड़े, इसलिए वो वहां भी किताबों को लिखते गए, और इसलिए उनकी लेखनी अब उसके अनुसार ठहर गई। यही वजह रहा उनको लेखनी दो पार्ट में बट गई, एक ब्रिटिश, ब्रिटेन, और एक अमेरिकन, मतलब अमेरिका। नेक्स्ट, द नोटेबल वर्क्स ऑफ द इंग्लिश फेज।
द नोटेबल वर्क्स ऑफ इंग्लिश फेज। वर्क्स यहाँ पर बुक की बात किया जाता है, अर्थात वो इंग्लिश फेज में भी कुछ किताब लिखे और कुछ अमेरिकन फेज में भी किताबों को लिखे। तो जो इंग्लिश फेज में किताब है वो कौन कौन से किताब थे याद कर लीजिएगा थोड़ा सा। क्या क्या है? तो द ओरेटर इंग्लिश फेज का किताब, द डांस ऑफ द डेथ, द डांस ऑफ द डेथ इंग्लैंड फेज का किताब है, लुक स्ट्रेंजर, स्पाई एंड अनदर टाइम। ये जितने भी सारे बुक्स थे ये उनके इंग्लैंड संबंधित बुक्स थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि ऑडियंस बुक विच बिलोंग्स टू इंग्लैंड लैंग्वेज, तो इसमें ऑप्शन दे देगा और एक में से कोई ना कोई एक डाल देगा। तो हम इसमें से ये सब को याद रखेंगे तभी हम आंसर सही से बना पाएंगे। इसलिए इंग्लैंड की जो कीर्ति थी वो यहां से लेकर यहां थी, ठीक। और यहां से हमने स्टार्ट कर दिया अमेरिकन। एंड द नोटेबल ऑफ द अमेरिकन फेजेस इंक्लूड, कुछ किताब ऐसे थे जो अमेरिकन फेज में शामिल थे, अर्थात अमेरिकन बुक थे। वो कौन कौन थे? तो न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी, ठीक, एंड द शील्ड ऑफ अमेरिका। क्या है? थोड़ा सा अगर माइंड कंसिस्ट कर 3-4 बुक ही तो है, कौन हमारा बहुत बड़ा पहाड़ है, हम लोग आसानी से याद कर सकते। और याद रखिए एक बार, पढ़ाई फील्ड में यदि है तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। ओवर कॉन्फिडेंस की बात कभी नहीं करते हैं। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि रियली बिलीव कि जो बोल दें वो है, हमें पता है, ठीक। और दूसरी बात, जब भी आप एग्जाम में कहीं भी जाए तो अपनी लिखावट लिखें, अपनी पढ़ाई लिखें, अपने रिमेम्बरिंग पार्ट को एग्जाम में लाएं। कौन कैसे क्या लिए दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों? कि आपको पता रहता है कि वो हमसे तेज है, लेकिन सच्चाई जानिएगा तो पता चलेगा वो आपसे भी कमजोर है। इसलिए आप पूछते हैं, दूसरा बात नकल करने से अच्छा है कुछ अपने आप को ही सही किया जाए। ओके, तो आप सब कुछ को आज से दृष्टिकोण से लग जाइए, फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। तो इनका जो महत्वपूर्ण किताब है अब तो हो जाएगा, अब कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे। दिस पोएम इन एक्स, यहाँ पर एक बात सार डाल दिया गया है अबाउट दिस पोएम। ये कविता से, ये कवि से कोई मैटर नहीं है, क्योंकि दिस पोएम, यहाँ पर जो दिस है यहाँ पर पोएम को इंडिकेट कर रहा है। और दिस पोएम इन एक्स, यह जो कविता है वो दिखा रहा है द फ्रस्ट्रेशन, लोग क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेट है, निराशा। 2 वर्ड, एक होता है ऑप्टिमिस्ट और एक होता है पैसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी और पैसिमिस्ट होता है निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट वो लोग होते हैं जो हर सिचुएशंस में एक उम्मीद को निकाल बैठते हैं और उसी उम्मीद को लिए हुए जिंदगी को आगे खींच ले जाते हैं। और पैसिमिस्ट वो होते हैं जो हर उम्मीद में नाउम्मीद निकाल लेते हैं और उस नाउम्मीद को पकड़ते हुए लाइफ को एक बोझिल बना लेते हैं। ये होता है ऑप्टिमिस्ट, ये होता है आशावादी। तो यहाँ पर जो कविता आपको पहले बोला थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में गया हुआ है, ये फ्रस्ट्रेशन, ये जो कविता है निराशा को दिखाता है। इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, मानव की अंदर, मानव की जीवन में, ठीक। तो बोलिए अब यहाँ पर कोई दिक्कत है? थोड़ा सा फ्रेश कर देंगे। जो कविता है जिसका नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके कवि हैं W.H. ऑडेन। इनका जन्म हुआ 1907 में और मृत्यु हुआ 1973 में। उनको पुलित्जर प्राइज मिला हुआ था 1948 ईस्वी में। क्यों? द एज ऑफ एंजाइटी नामक संग्रह के लिए। एक बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब यही क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा एग्जाम में, क्योंकि द एज ऑफ एंजाइटी यहाँ पर है। द एज ऑफ एंजाइटी जो कहाँ की बुक है, तो आपको पता होना चाहिए ये अमेरिकन, अर्थात ये जो बुक है द एज ऑफ एंजाइटी एंड द शील्ड ऑफ इंग्लिश, ये जो किताब है वो पूरा अमेरिकन फिजिक्स की किताब है। अब ये आपको पता होनी चाहिए, ये
इसमें दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। आगे वो एक वर्सेटाइल कवि थे, बहुत ही विलक्षण वाले कवि थे, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक थे, विग्रस जोश में कार्य करने वाले व्यक्ति थे। कविता लिखना उनके लिए काफी सीरियसली खेल था। उसके बाद वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, लेकिन 1939 के प्रारंभ में ही वो अमेरिका में चले गए। ओके, इसीलिए उनका जो लेखने का दो पार्ट में बट गया, एक हो गया ब्रिटिश और एक हो गया अमेरिकन। उसके बाद ये सारी इनको इम्पोर्टेंट बुक है। ये जो कविता है मानव जीवन की अंदर निराशा को दिखाने का प्रयास किया है। ठीक, तो ये रहा कवि। थोड़ा सा यहाँ पर जो दो लाइन लिखा गया है हम उसको रिफ्रेश कर दे, कविता के बारे में क्या कहा जा रहा है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। कवि कह क्या रहे हैं कविता में, अब आज ये पॉइंट पर। तो कवि ये कह रहे हैं कि नाउ द लीव्स आर, पहला बात है कविता पर डराइएगा मत कि लग रहा है इतना तेजी से लाग गए तो हम लोग भी चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्फिडेंस रखिए, बहुत इतनी आसान नहीं। ठीक, देखिए नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, आज पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, और इतना ही नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। हालात ऐसा हो चुका है कि नर्सेस फ्लावर्स जो बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं उनके अगल बगल जो छोटे छोटे जो वृक्ष होते हैं नर्सेस फ्लावर, उसी को कहता है कि बड़े वृक्ष के नीचे जो छोटे छोटे जो वृक्ष जो छोटे छोटे होते हैं विल नॉट लास्ट, वो ज्यादा लंबे समय तक टिकते नहीं है, समाप्त हो जाते हैं। नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन। यहाँ पर देखिए, ठीक है, दो नर्स होता है, एक नर्स होता है रक्षा करने वाला, एक तो नर्स ने बता दिया छोटे छोटे फूल जो वृक्ष के नीचे होते हैं वो अब देर तक टिकते नहीं है, बर्बाद हो जाते हैं। और नर्सेस टू द ग्रेव, सच्चाई ये भी है कि नर्स हमारी मदद करने वाला, हमारी रक्षा करने वाला, हमारा देखभाल करने वाला, इसे बोला था कि वो नर्स है, जाइए आपकी देखभाल करेगी। तो नर्सेस टू द ग्रेव, जो हमारी रक्षा कर, जो हमारी देखभाल करने वाले हैं, वो कहां जा रहे हैं? तो ये दुनिया का अंतिम स्थल होता है ग्रेव, कब्र की ओर जा रहे हैं। अपने कब्र उसको बोलते हैं जहां पर इंसान की शरीर को, डेड बॉडी को दफनाया जाता है। तो कवि साहब जी कह रहे हैं कि आज हमें रक्षा करने वाले भी नहीं रह रहे हैं, वो भी सीधे कब्र की ओर जा रहे हैं। एंड द प्राम्स गो रोलिंग ऑन। यहाँ प्राम्स कहने का मतलब क्या है? यहाँ प्राम्स कहने का मतलब ये है कि बच्चों का गाड़ी, प्राम्स कहने तो बच्चों का, तो कभी ये कहना चाह रहा है कि जिस तरह से बच्चा का गाड़ी रोलिंग ऑन, रोल करते हुए जो आगे बढ़ रहा है, ठीक उसी तरह से मानव का जीवन भी आगे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन वो आगे का रास्ता क्या है? मौत। अर्थात कभी ये कहने का प्रयास है, कभी ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से एक बच्चे का गाड़ी रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से हम मानव की जिंदगी मृत्यु के मुख में जा रही है। हो गया? तो ये पूरा स्टेंजा का यही सारांश हो जाएगा कि आज पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। यहाँ पर कंपेयर किया गया, तुलना किया गया, कभी पत्ता को मोहरा बनाते हुए ये कह रहे हैं कि जितनी रफ्तार से, जितनी तेजी से पत्ते गिर रहे हैं, यकीनन हम मानव की जिंदगी भी उतना तेजी से मौत के मुख में जा रहा है। वृक्ष के नीचे जो नर्सेस होते हैं वो अब देर समय तक नहीं टिकते हैं, और जो नर्सेस जो रक्षा करने वाले हैं अब वो भी ग्रेव, कब्र की ओर जा रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमें इलाज कौन करता है? डॉक्टर। और डॉक्टर कोई चीज हो जाए, डॉक्टर कोई रोग हो जाए, अब तो हमको हमारा कौन इलाज करेगा? अब तो एक ही बचेगा। तो कवि यही कह रहे हैं कि नर्सेस, जैसे कि एक गार्जियन, एक घर का गार्जियन पूरे परिवार को कैसे संभाल कर चलता है, कल दिन भगवान न करे किसी का साथ ऐसा हो, लेकिन कल दिन उसी को कुछ हो जाए तो सोचिए वो घर पर बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाता है। पेड़ की डाली की तरह एक एक डाली बिखरने लगता है, एक एक डाली टूटने लगता है, उसका इतिहास दशक बाद कहाँ जाता है ये किसी को पता नहीं। तो कवि ने बहुत ही मार्मिक चीज को इसमें डाला हुआ है, बहुत ही कवि पे भावुक इमोशनल जो होकर इस कवि, हमने पहले ही बोला कि उनके लिए कविता बहुत ही सीरियस गेम होता था, ये बहुत ही भावुक होकर के इस कविता को सामने लाए हैं कि आज ये नाव साफ दिखा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,
आज को वो फोकस कर रहे हैं, आज को दिखा रहे हैं। नाउ ही इज गोइंग टू पटना, अब वो पटना जा रहा है, अर्थात नाउ आज। और जितना तेजी से पत्ते गिर रहे हैं उतना ही तेजी से मानव के जीवन भी समाप्त हो रहा है। तो इसमें यही सारांश हो जाएगा कि जो कवि हैं वो कहना चाह रहे हैं कि आज वृक्ष के पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, और जितना तेजी से वृक्ष के पत्ते गिर रहे हैं यकीनन मानव की लाइफ भी उतना ही तेजी से डैमेज हो रहा है, उतना ही तेजी से मृत्यु के मुख में जा रहा है। नरगिस, नर्सेस, जो छोटे छोटे जो वृक्ष के नीचे जो फल हैं, फूल हैं, नर्सेस हैं, वो देर समय तक नहीं टिकते हैं, और हमारा रक्षा करने वाले भी अब कब्र की ओर बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से बच्चे की गाड़ी आगे बढ़ रही है उस तरह से हमारी जीवन भी आगे मृत्यु के मुख में एक कब्र की ओर पलायन कर रही है, एक कब्र की ओर जा रही है। ओके, तो यहाँ तक रहा आज का। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारी वीडियो ध्यान से देखे हैं तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो भी हमारी वीडियो जैसा भी लगा, जिस तरह से भी लगा, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और जो भी आपकी ज़रूरत हो कि सर, ऐसे कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप तो हिंदी भी पढ़ाते हैं, हिंदी थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए ना। कोई बोला कि सर थोड़ा सा मोटिवेशन क्लास फिर से स्टार्ट कीजिए ना, का दो। तो ठीक है, हम समय पर सब कुछ करेंगे, लेकिन और भी लोग हैं, आपको जैसा जिस चीज़ की जरूरत है, कैसा एक वीडियो लगा, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट से थोड़ा सा होता है कि नहीं बच्चों की क्या ज़रूरत है, क्या चाहत है, उससे एक टीचर उस थॉट में जाकर अपना एक्टिविटी स्टार्ट करता है। इसलिए आप कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। खुश रहिए अपने घर पर, जहाँ भी जैसे भी रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, भगवान की दया से स्वस्थ रहिए। थैंक्स ए लॉट।